ये कहानी एक ऐसे बार की है जिसके अंदर अगर तुम चले गए तो बाहर आने पर तुम्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन अगर तुम बार के अंदर भी रहे तो वहाँ भी तुम सेफ नहीं हो। यानी इसका मतलब आगे कुआ और पीछे खाई। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस समय सर्जियो बार के अंदर आता है ठीक उसी समय एक आदमी बार से बाहर निकलता है, और जैसे ही वो आदमी बार से बाहर जाता है उसे कोई आदमी गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर आसपास के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता कि गोली कहाँ से चली है और सड़क पूरी तरह से सुनसान हो जाती है। बार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और अब उन्हें नहीं पता कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम सातूर है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। अब बार के अंदर से एक आदमी उस मरे हुए आदमी को देखने बाहर जाता है, लेकिन अचानक उसे भी कोई गोली मार देता है, जिससे बार के अंदर खड़े सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। सभी इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं होता। बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलेना है। वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए। जब ये लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं तो इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई खबर नहीं होती, और जैसे ही इन लोगों की नजर बाहर जाती है तो वहाँ से दोनों लाशें गायब हो जाती हैं और साथ ही उनका खून भी वहाँ से साफ कर दिया जाता है। इन सभी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी सातूर कहता है कि कोई चाहता है कि हम में से कोई भी बाहर ना निकले। फिर सर्जियो कहता है कि हो सकता है हम में से कोई किलर हो, और हो सकता है कि हम में से कोई आतंकवादी हो जिसके पास कोई भयानक विस्फोटक सामान हो और पुलिस उसे पकड़कर मारना चाहती हो। ये सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है वो अपने पैर से अपने बैग को छुपा देता है, पर सर्जियो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और इसके बारे में सबको बताता है। नाचो के बैग को ले लिया जाता है और जब उसके बैग को खोला जाता है तो उसमें से कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। तभी नाचो कहता है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी को कोई नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरे काम की फाइल्स हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। एलेना उसकी हार्ड डिस्क को तोड़ देती है, लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर कुछ नहीं होता। नाचो को इससे बहुत दुख होता है, पर तभी नाचो देखता है कि सामने के काउंटर पर एक ब्रीफ केस रखा हुआ होता है। वो सबसे पूछता है कि ये ब्रीफ केस किसका है। तभी सर्जियो कहता है कि ये ब्रीफ केस उसका है, और इससे पहले कि सर्जियो ब्रीफ केस उठाता इस बार की ओनर एम्पारो ब्रीफ केस को उठा लेती है। सर्जियो एम्पारो को ब्रीफ केस खोलने से मना करता है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल है वो ब्रीफ केस खोल देता है और ब्रीफ केस के अंदर से औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता इन्हें वॉशरूम में एक अजीब सी आवाज आती है। जब ये लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक्ड होता है। ये लोग किसी तरह से दरवाजे को खोलकर वॉशरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। असल में इस कहानी की शुरुआत में ये आदमी खांसते खांसते इस वॉशरूम के अंदर आया था और तब से ये यहीं पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है। एलेना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। जैसे ही ये लोग बार के गेट के पास जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए होते हैं। आर्मी ऑफिसर वहाँ पर बहुत सारे टायर्स का ढेर रखते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि सभी को ये लग रहा था कि ये हमारी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन वो उनकी मदद नहीं करते। उसके तुरंत बाद एक न्यूज दिखाई जाती है कि शहर के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है और इसलिए उस जगह को सील कर दिया गया है और उस तरफ कोई भी नहीं जा सकता। बार में फंसे लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो आदमी उस वॉशरूम में बेहोश था। वो अचानक सबके सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से फूल जाती है, साथ ही उसकी आंखें बहुत ही डरावनी हो जाती हैं और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो डोंट टच मी कहता है। ये लोग उस मरे हुए आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी तो एक आर्मी ऑफिसर था। इसके फोन में और भी फोटो होती हैं जिनमें लोगों ने वायरस से बचने वाली पीपीए किट पहनी होती है। अब बार के अंदर सभी लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसका मतलब ये जो आदमी अभी अभी मरा है ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है, और हो सकता है कि यहाँ और भी लोग इन्फेक्टेड होंगे। वहीं नाचो को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह से अपने फोन में सिग्नल लाने की कोशिश करता है, और जब वो एक टेबल पर चढ़कर अपने फोन को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। वो ये बात सबको बताता है। तभी नाचो को कहा जाता है कि तुम जल्दी से जल्दी किसी मीडिया वाले को फोन करके उसे सब कुछ बता दो, लेकिन तभी सातूर भी बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है, जिस वजह से टेबल टूट जाती है। फिर एक आदमी जिसका नाम एंड्रेस है वो नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी एम्प्रो उसे रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि ये फोन
फोन भी इन्फेक्टेड है, क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था और अगर तुमने इस मोबाइल को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जी और एंड्रेस इस बात से सहमत हो जाते हैं। अब इसका मतलब नाचो और जिस किसी ने भी इस मोबाइल या उस आदमी को छू लिया है जो कि इन्फेक्टेड था, वो सब के सब इन्फेक्टेड हैं और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। एंड्रेस उन्हें अपनी बंदूक से धमकाता है और उन्हें कहा जाता है कि उस आदमी की डेड बॉडी को नीचे तहखाने में बने स्टोर रूम में लेकर जाओ। इन सब लोगों को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है और ये सभी 5 लोग डेड बॉडी को लेकर तहखाने में चले जाते हैं। अब ऊपर बस 3 लोग बचे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद एक ट्रिनी नाम की औरत को वहाँ पर घबराहट होना शुरू हो जाती है। ट्रिनी सबको तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही ट्रिनी दरवाजा खोलने जाती है तो वहाँ पर रखी बोतल्स गिर जाती है और उनका लिक्विड एक साइड बहना शुरू हो जाता है और तभी इनकी नजर वहाँ बने एक ड्रेनेज पर पड़ती है। इसका मतलब ये लोग वहाँ से पानी के रास्ते होते हुए बाहर निकल सकते हैं। फिर इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है और वो ड्रेनेज के रास्ते यहाँ से होकर बाहर निकलने का फैसला करता है। इसके लिए वो अपने पूरे शरीर पर ऑयल लगाता है और उस ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज का होल ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता। और तभी अचानक इन सभी लोगों को गोलियां चलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर उन्हें ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी अभी बुरी तरह से ड्रेनेज में फंसा हुआ है। अब वो लोग सबसे पहले इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकालते हैं। कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर आने के बाद वो देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। नाचो को वहाँ गन मिल जाती है, जिसे वो चुपचाप उठा लेता है। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं। ये बड़ी ही खामोशी से सब कुछ देखते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी भनक लग गई कि अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा हैं, तो इन सबको भी मार दिया जाएगा। और तभी यहाँ पर फोन बजने लगता है और ये उसी मोटे आदमी का फोन होता है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले ही मौत हुई थी। एलेना उसका फोन उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी इस मोटे आदमी से पूछता है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में सुधार है। इस आदमी ने जवाब दिया होता है कि नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं एक बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलेना इस आदमी की पुरानी चैट्स पढ़ना शुरू करती है, जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी 4 और बची हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि उसके पास जो इंजेक्शन है वो ही इस वायरस की वैक्सीन है। ये पढ़कर सब लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक डाउट आता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो इसकी डेथ कैसे हो गई। अचानक इसके बाद वो फोन बजना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो फोन उठा पाते, इसकी बैटरी लो होने की वजह से फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये किसी न किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। वहीं एलेना कहती है कि इस आदमी ने चैट्स में कहा था कि इसके पास 4 और बची हैं, तो क्यों ना हम उन 4 वैक्सीन को ढूंढे। फिर ये सब स्टोर रूम में उसकी लाश के पास जाते हैं, लेकिन इनको वहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद ये वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ पर इजराइल पहले से ही वैक्सीन के साथ बैठा होता है। इजराइल किसी एक से अपना बलिदान मांगता है, क्योंकि वो सब 5 हैं और वैक्सीन 4, इसलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकाल कर अपने आप को लगा लेता है। तभी नाचो उस पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन फिर भी इजराइल वैक्सीन लगा लेता है, जिसके बाद नाचो और इजराइल के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान वैक्सीन इजराइल के हाथ से छूटकर नीचे तहखाने में गिर जाती है। ट्रिनी तहखाने में जाकर वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से वैक्सीन छूट जाती है और नीचे नाले में गिर जाती है। अब ये बेचारे सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को नाले में से कैसे निकाला जाए। इन सब में एलेना सबसे पतली होती है, इसलिए ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर वैक्सीन को ला सकती हो। पहले तो एलेना मना कर देती है, पर बाद में वो मान जाती है। जिसके बाद एलेना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है, जिसके बाद उसे उस छोटे से होल में धकेला जाता है और बड़ी ही मुश्किल के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है। एलेना वैक्सीन ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो वैक्सीन को एक तार पर बांधकर ऊपर भेजने को कहता है, लेकिन एलेना साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी सिर्फ 3 ही बची हैं। एलेना सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। फिर उसके बाद ये लोग ड्रेनेज के होल को बड़ा करते हैं। तब तक एलेना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वो वैक्सीन को वहाँ बने एक गड्ढे में छुपा देती है। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है, वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है जो
कि बार में मरे उनके 3 साथियों को जला रही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाकी के 4 लोग जो ऊपर स्टोर रूम में थे वो भी अब किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। इजराइल और नाचो के बीच एक बार फिर से जबरदस्त फाइट शुरू होती है और इस बार नाचो उससे बंदूक छीनकर उसे वहीं पर गोलियों से भून देता है। अब नाचो के पास गन होती है इसलिए सब उससे डर रहे होते हैं। तभी नाचो सातोरू को गन पॉइंट पर ले लेता है और एलेना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और इसके मरने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। फिर एलेना इन सबको बाहर की तरफ ले जाती है जहाँ उसने वैक्सीन छुपा रखी थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नाचो और एलेना आगे चलते हैं जबकि सातोरू और ट्रिनी उनके पीछे चलते हैं। तभी अचानक ट्रिनी सातोरू को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है ताकि सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, लेकिन नाचो ट्रिनी को ऐसा करने से रोक देता है। तब ट्रिनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो ताकि तुम सब वैक्सीन बांट लो और तुम्हारी जान बच जाए। नाचो ट्रिनी पर बंदूक तान देता है लेकिन वो गोली नहीं चला पाता, जिसके बाद ट्रिनी नाचो से गन लेकर यहाँ से थोड़ी दूर जाकर खुद को मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही थे, इसलिए सब एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। और इससे पहले कि ये लोग अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते, यहाँ पर इजराइल आ जाता है जो अभी भी जिंदा है। इजराइल सातोरू पर पीछे से हमला करके उसे मार देता है। अब इजराइल नाचो और एलेना के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलेना को सामने सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वो दोनों सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर तभी एलेना के पास जो इंजेक्शन होता है वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि इजराइल भी उनके साथ सीढ़ियों पर चढ़ रहा है इसलिए वो नीचे नहीं जा सकते। नाचो जल्दी से अपना इंजेक्शन एलेना को दे देता है। फिर इजराइल नाचो के पैर को पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिससे दोनों की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। एलेना के पास अब जो वैक्सीन बची है वो उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है और ऊपर ड्रेनेज के ढक्कन को खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और अथॉरिटीज ने आगे के इलाके को पूरी तरह से सील किया हुआ है। तभी एक औरत उसकी बॉडी पर अपनी जैकेट डाल देती है। एलेना को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वो चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो जाती है। अंत में इस कहानी में हमें ये पता चलता है कि वो मोटा आदमी जो बार के वॉशरूम में खांसता गया था वो एक आर्मी ऑफिसर था और हो सकता है कि आर्मी किसी तरह का कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रही हो ताकि वो अपने दुश्मन देशों पर इससे हमला कर सके। लेकिन इस दौरान इनका अपना एक ऑफिसर इन्फेक्टेड हो गया। हालांकि उनके पास इस इन्फेक्शन की वैक्सीन थी, लेकिन ये ऑफिसर बीमार था इसलिए वैक्सीन ने उस पर काम नहीं किया। और जब आर्मी को पता चलता है कि उनका वो ऑफिसर उस बार के अंदर है तो उन्होंने पूरे एरिया को सील कर दिया ताकि वहाँ से कोई भी बाहर ना निकल पाए और उस वायरस को इसी जगह पर खत्म कर दिया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ बेगुनाह लोगों को ही क्यों ना मारना पड़े। थोड़े बहुत लोगों के चक्कर में वो पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।